हरे कृष्णा, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। तो आज जो है हम लोग नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नेग्लिजेंस क्या होता है। तो नेग्लिजेंस मतलब अगर मैं आपको बहुत नॉर्मल मोटी मोटी भाषा में समझाऊँ, एक लेमैन की भाषा में समझाऊँ, तो मतलब आपको कुछ थोड़ा ध्यान पूर्वक करना था, बट आपने जितना ध्यान उस काम में चाहिए था आपने उस काम पे उतना ध्यान नहीं दिया। जितना केयर आपको उस काम को करने के लिए दिखाना चाहिए था आपने उतना ध्यान नहीं दिखाया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप कहीं पे क्लीनिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं आप कहीं पे, और वहाँ पे क्या कहते हैं, उधर की जो फ्लोर है उधर ऑयल गिरी है। तो वहाँ पे नॉर्मल झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको पाउडर गिराना पड़ेगा, सोप, डिटर्जेंट, मतलब आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी केमिकल्स आपको यूज़ करना पड़ेगा उस फर्श पे से ऑयल को हटाने के लिए। तो अगर आप नहीं करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नेग्लिजेंस कहा जाता है। तो आज हम यही नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक रीजनेबल पर्सन उस जगह पे रह के क्या करता अगर आप वो नहीं कर रहे। यहाँ पे रीजनेबल मैन कौन होता है उसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो कोई भी एक चीज़ जो कि एक रीजनेबल पर्सन जो है वो उस जगह पे रहता तो वो करता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फर्श पे ऑयल है, तो कोई रीजनेबल पर्सन होता तो उसे फूल झाड़ू से सिर्फ नहीं साफ करता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? रोड है, यहाँ पे रोड चल रही है, यहाँ पे उसे पता है कि क्या कहते हैं कि साइड में यहाँ पे जो पैदल चलते हैं उन लोग के लिए जगह बना के रखी है। तो वो क्या करेगा, वैसी जगह पे जो पैदल चलने के लिए जगह बनाई गई है वहाँ पे उसे गाड़ी नहीं चलानी, वो चलाएगा तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी। उसे पता है कि रेसिडेंशियल एरिया है, कोई बाइक वाला उसे पता है रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे लोग पैदल चल के आते जाते, तो वहाँ पे उसे गाड़ी की तेज स्पीड नहीं रखनी है। कोई भी रीजनेबल इंसान वहाँ पे तेज स्पीड नहीं रखे, क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया, लोग आएंगे जाएंगे। तो कोई करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेग्लिजेंस। यहाँ पे इंसान का इंटेंशन नहीं रहता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे वैसे तो टॉर्ट्स में इंटेंशन का कोई मकसद ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे उस इंसान का इंटेंशन नहीं रहता है, बट ये है कि वो एक्ट ऐसे करे ना, बड़े ही बेकार तरीके से एक्ट करे। जैसे आपको पता है कि आपको पढ़ना है बट आप फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो क्या नेग्लिजेंस ही तो है। समझ आया आप लोग को? तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं, एक एक करके पूरा समझते हैं। तो केयरलेस कंडक्ट इन कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट। एक बात ध्यान रखना, कमीशन और ओमिशन दोनों हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑयल गिरा हुआ था उस फ्लोर पे, तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं कि प्रॉपर केमिकल्स नहीं यूज़ किए। प्रॉपर केमिकल्स ना यूज़ करने, ये क्या होता है? ये एक ओमिशन हुआ। और उसके बाद ये जो हमारा नेग्लिजेंस है ना, ये इन तरीके, नॉन फीजेंस, मिसफीजेंस, मैलफीजेंस, ये 3 चीज़ें हैं। तो इनका मतलब समझ लो क्या होता है। नॉन फीजेंस मतलब क्या होता है कि जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया। मतलब आपको जो फ्लोर थी, जो फर्श था, उस पर तेल गिरा हुआ था, वहाँ पे आपको केमिकल से साफ करना था बट आपने केमिकल से साफ नहीं किया, इसे बोलते हैं नॉन फीजेंस। अगला मिसफीजेंस, द एक्ट ऑफ नॉट डूइंग एन एक्शन प्रॉपरली व्हेन इट शुड हैव बीन डन प्रॉपरली। आप किसी रेसिडेंशियल एरिया में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी वहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी रेसिडेंशियल एरिया में आप लोग गाड़ी चला रहे हैं कि वो जो है आप मतलब नॉर्मल स्पीड रखें, है ना, बहुत हाई स्पीड में ना रखें, हाईवे समझ के, एक्सप्रेसवे समझ के ना चलाएं वहाँ पे। अगला मैलफीजेंस, जिस काम को नहीं करना था और आपने कर दिया। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो अपना, और आपको पता है कि यहाँ पे बच्चे रहते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चों का पार्क है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे छोटे बच्चे खेलने आते हैं, यहाँ पे पार्क है। आप क्या करते हो, वहाँ पे नेल्स होते हैं, छोटे छोटे कील, आप अपनी कंपनी से काम करके फेंक देते हो। तो ये क्या है? ये भी नेग्लिजेंस है। आपको ध्यान रखना चाहिए था, आपको पता है कि बच्चों की जगह प्लेवे है, आप कुछ भी इधर उधर करोगे तो बच्चों को लग सकती है। समझ आया? तो ये चीज़ है। उसके बाद विनफील्ड और जोलोविच, इन लोगों ने बताया। एक बात ध्यान रखना, मैं आप सोचोगे कि मैं जूरिस्ट के नाम लिख के क्यों बताती हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको नाम के साथ बताती हूँ कि विनफील्ड ने क्या कहा, किसने क्या कहा, बाद में आप सबको बहुत मदद करेगा। तो विनफील्ड ने ये बात कही कि नेग्लिजेंस जो है वो क्या है? मेरी लीगल ड्यूटी थी टेक केयर करने की। समझ लो क्या थी? मेरी लीगल ड्यूटी थी टेक केयर करने की। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं रोड पे गाड़ी चला रही हूँ, तो मेरे जो आजू बाजू में लोग चल रहे हैं, मेरी लीगल ड्यूटी है ना कि मैं ठीक से गाड़ी चलाऊँ। मतलब अभी कोई इधर इस लेन में कोई चला रहा है तो मैं इस लेन से इस लेन में ना मुड़ के उसे धक्का ना दे दूँ, मतलब ठोकर ना मार दूँ। तो ये क्या है? मेरी सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक लीगल ड्यूटी रहनी चाहिए मेरी टेक केयर करने की। और जैसे यहाँ पे कोई गरीब है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज के हस्बैंड है, उसकी जिम्मेदारी क्या? उसकी वाइफ है, तो उसकी लीगल ड्यूटी है उसकी मेंटेनेंस करना, करेक्ट। और वहीं पे अगर मान लो कोई बेगर है,
अगर जो हस्बैंड है वो उसको बेगर को खाने पीना नहीं देता है, बेगर भूखा रहता है, मर जाता है, तो हस्बैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हस्बैंड की कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी बेगर के टुवर्ड्स। हाँ, मान सकते हैं कि मोरल ड्यूटी है, बट कोई भी लीगल ड्यूटी के टुवर्ड्स नहीं थी। लेकिन अगर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देता तो केस फाइल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाइफ के टुवर्ड्स लीगल ड्यूटी है। तो ये आप एसेंशियल्स पढ़ोगे आगे, बट यहाँ पे विनफील्ड ने शॉर्ट में बताया तो मैं भी यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपकी एक लीगल ड्यूटी रहती है सामने वाले इंसान के टेक केयर करने की। अभी आप केस लॉस के थ्रू भी समझोगे। और आप जो है ब्रीच करते हो उसका, मतलब आप ध्यान नहीं रखते हो। आपकी जिम्मेदारी थी वाइफ को मेंटेनेंस देना, आपने जो है वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया, आप उसे ब्रीच करते हो। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ क्या? और उसकी वजह से डैमेजेस होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आप प्लेवे में काम करते हैं, तो आपकी प्लेवे में आप जो है क्या काम करते हैं, जो सिक्योरिटी होता है ना, वहाँ पे काम करते हो। तो आपको पता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की तरह रखा गया कि बच्चे ना आए यहाँ पे। तो आपकी लीगल ड्यूटी है टेक केयर करने की, क्योंकि भैया आप पैसे ले रहे हो उस चीज़ को और आप बच्चों को आने दे रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? ब्रीच कर रहे हो, और उसकी वजह से किसी बच्चे का नुकसान होना चाहिए। टॉर्ट में डैमेजेस क्लेम करने का ये नहीं कि बस आपने एक्ट कर दिया ना। टॉर्ट्स का तो पनिशमेंट मकसद थोड़ी है उसका मकसद ये है कि डैमेजेस दिलवाना, भरपाई करवाना। तो भरपाई तभी करवाई जाती है ना जब कोई नुकसान होता है। तो बच्चे को किसी तरीके का नुकसान होना चाहिए, बच्चे को चोट लगनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो ही हम नेग्लिजेंस में आके केस फाइल कर सकते हैं। तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली मेरी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए टेक केयर करने की, ये नहीं कि कोई बेगर है, कोई भी XYZ आ गया ना। दूसरी चीज़ मैंने उसकी ब्रीच करी हो। तीसरी चीज़ उसकी वजह से कोई नुकसान होना चाहिए, डैमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी डेफिनेशन लॉर्ड राइट ने भी दिया है। तो क्या बोला? नेग्लिजेंस मतलब ये एक हेडलेस और मोर देन अ हेडलेस और केयरलेस कंडक्ट। मतलब यही है, इसमें भी यही सेम बात बोली कि वही कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी है, उसका ब्रीच होता है, फिर डैमेजेस होता है। ठीक है, ये बात बताई गई। अब हमारे पास केसेस भी हैं। ब्लिथ वर्सेस बर्मिंघम वाटर वर्क्स कंपनी। तो उसमें एल्डरसन ने ये बात कही कि जो नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, ये कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं करी, कोई ऐसी चीज़ मैंने ओमिट करी जो कि किसी एक रीज़नेबल आदमी को करना चाहिए था, या उस जगह पे अगर कोई रीज़नेबल इंसान होता तो वो करता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्लेवे था, इस प्लेवे में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होगा, अगर कोई रीज़नेबल सिक्योरिटी गार्ड होगा तो बच्चों को नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से ईंटें गिरा रहे हैं, पूरा जो समझो सब चीज़ें वहाँ से गिरा रहे हैं, तो उस बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक रीजनेबल इंसान वहाँ पे करता, मैं वो नहीं कर रही, तो आई एम नेग्लिजेंट। अब रीजनेबल इंसान मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भी नहीं, मतलब आप ध्यान रख रहे हो, लेकिन कोई बच्चा चींटी की चाल चल के पेड़ से छुप छुप के उधर चला गया, तो अब उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऑब्वियसली बच्चे इतने होशियार नहीं होते हैं कि मैं ये कह दूँ कि बच्चा खुद चला गया, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, है ना। अगला हमारे पास एक केस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। इसमें क्या था? चांदनी चौक में एक क्लॉक टावर था। अब क्या हुआ कि वो क्लॉक टावर जो थी, उसकी नॉर्मल लाइफ जो थी 40 से 45 साल तक की थी। लेकिन क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो MCD थी, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसने कोई भी उसका रिपेयर वगैरह कुछ करवाया नहीं, और 80 साल तक वो थी, वो गिर जाती है, लोगों की मौत हो जाती है। तो ये क्या था? ये नेग्लिजेंस था। तो हम यहाँ पे सू कर सकते हैं। उन लोगों की ड्यूटी थी ना कि उसको रिपेयर कराएं, उन लोगों ने रिपेयर नहीं कराया, और उसकी वजह से क्या हुआ? डैमेजेस हुआ। डैमेजेस मतलब लोग मरे। तो ये केस क्या हुआ? नेग्लिजेंस का केस हुआ। अब नेग्लिजेंस दो तरीके के है, एक होता है नेग्लिजेंस एज ए स्टेट ऑफ माइंड और नेग्लिजेंस एज अ टाइप ऑफ कंडक्ट। एज ए स्टेट ऑफ माइंड मतलब नेग्लिजेंस अलग से टॉर्ट नहीं है। यहाँ पे आप कोई और टॉर्ट कर रहे हैं, मे बी आप न्यूसेंस कर रहे हैं, डिफामेशन कर रहे हैं, ट्रेसपास कर रहे हैं, आप कोई और टॉर्ट कर रहे हैं, और उसमें उस टॉर्ट को करते हो आप नेग्लिजेंट है। मे बी आप डिफेम कर रहे हो किसी को, और आप क्या करते हो उसमें नेग्लिजेंट हो, मतलब आप डिफामेशन में नाम किसी और का लिखना चाहते थे, किसी और का लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दी, या फिर आपने फैक्ट्स को ठीक से चेक नहीं किया, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया नेग्लिजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा है हमारा नेग्लिजेंस एज अ टाइप ऑफ कंडक्ट। नेग्लिजेंस एज अ टाइप ऑफ कंडक्ट, वो नेग्लिजेंस को एक अलग टॉर्ट बताता है, मतलब जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेग्लिजेंस एक अलग टॉर्ट की तरह पढ़ रहे हैं। तो नेग्लिजेंस एज अ टाइप ऑफ कंडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब 3 एसेंशियल्स है हमारे। अगर क्या कहते हैं कि किसी को नेग्लिजेंस कोर्ट में प्रूफ करना है कि हाँ ये नेग्लिजेंस था, अगर किसी को, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मान लो आपको नेग्लिजेंस का केस फाइल करना है, आपने बोला कि ये लोग नेग्लिजेंट थे, ठीक नहीं थे, नेग्लिजेंस का केस फाइल करना है, तो अगर आपसे कल को कोई बोलता है नेग्लिजेंस का केस फाइल करना, तो आप बोलोगे 3 चीज़ें होनी चाहिए।
तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है, ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, कि मेरी कोई ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए प्लेंटिफ के टुवर्ड्स। प्लेंटिफ यहाँ पे कौन है, जिसका यहाँ पे नुकसान हुआ है, जिसको डैमेजेस हुआ है, तो मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए उस इंसान के तरफ जिसका नुकसान हुआ है, पहली चीज़। अब जिम्मेदारी मैंने आपको बताया, जैसे कोई बेगर है तो मेरे उसके टुवर्ड्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, भले से मोरल ड्यूटी हो सकती है बट कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। बट अगर कोई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ के टुवर्ड्स जिम्मेदारी है, करेक्ट। कोई अगर स्कूल का टीचर है तो बच्चों के टुवर्ड्स उसकी जिम्मेदारी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो बच्चों के टुवर्ड्स उसकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो आप? अभी आगे और केसेस से बताऊंगी। दूसरी चीज़ क्या, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब उस चीज़ को मैंने ब्रीच किया, मैंने उस चीज़ को फॉलो ना किया हो। अगर किसी की जिम्मेदारी थी वाइफ के टुवर्ड्स, उसने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया तो उसे क्या कहते हैं, ब्रीच। तीसरी चीज़ क्या, उसके वजह से डैमेजेस होना चाहिए, जो प्लेंटिफ है उसे नुकसान होना चाहिए। अगर नुकसान नहीं हुआ तो भैया टॉर्ट का केस नहीं बनेगा। तो ये थे हमारे तीन एसेंशियल। एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, तो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मोरल ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है, नहीं कि अगर मैं एक बड़ी बहन हूँ तो मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और या फिर आई एम अ रिलीजियस पर्सन तो मुझे नहीं, ये सब ड्यूटी नहीं देखता है। नेग्लिजेंस ये सब ड्यूटी नहीं देखता, आपकी कोई लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, कि प्लेंटिफ को दिखाना है कि जो डिफेंडेंट है उसकी मेरे तरफ कोई जिम्मेदारी बनती थी, वो लीगली बाउंड था मेरा ध्यान रखने के लिए और उसने ब्रीच किया है। वैसे तो कोई जनरल रूल नहीं है ये डिफाइन करने के लिए कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हर केस पे डिपेंड करता है, केस टू केस वाली चीज़ है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन। ये एक क्या हुआ था कि यहाँ पे कपिलेंट जो मैं आपको समझाती हूँ, इतना मत ध्यान दो। दो दोस्त रहते हैं, ठीक है, चंगू मंगू, दो दोस्त रहते हैं। चंगू क्या कहते हैं कि एक बियर की बोतल लेके आता है और अपने दोस्त मंगू को देता है। तो वो जो बियर की बोतल रहती है उसमें ना एक स्नेल रहता है, थोड़ा अजीब स्नेल है बट एक स्नेल रहता है, ठीक है, और स्नेल की डिकम्पोज बॉडी रहती है। तो मंगू जो है केस फाइल कर देता है। तो यहाँ पे बोला गया, दुकानदार ने बोला कि मेरी ड्यूटी ऑफ केयर तो चंगू के टुवर्ड्स है ना, मैं चंगू के लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझसे बियर कौन ले गया, मुझसे तो बियर चंगू ले गया था, तो मेरी जिम्मेदारी तो चंगू के टुवर्ड्स बनती है ना, तुम कैसे केस फाइल कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, मंगू भी केस फाइल कर सकता है, दुकानदार की जिम्मेदारी उसके टुवर्ड्स है जो कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, उस मतलब जो भी बियर को पी रहा है उसकी जिम्मेदारी उसके टुवर्ड्स है दुकानदार की। तो यहाँ पे मंगू भी केस फाइल कर सकता है, ठीक है। और इसमें एक नेबर रूल भी दिया गया था, पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि नेबर रूल क्या होता है, मतलब नेबर रूल किसने दिया था, तो लॉर्ड एटकिन ने इस केस में नेबर रूल दिया था। तो इसमें यही है कि हम लोग को रीजनेबल केयर लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग किसी भी कोई भी ऐसे एक्ट को अवॉइड कर सके या कोई ऐसे ओमिशन को अवॉइड कर सके जिससे कि मेरे नेबर को लगता है कि इंजरी हो सकती है, तो मुझे मतलब अपने बगल वाले का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है बोरहिल वर्सेस यंग। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये ना एक नर्वस शॉक का एक अलग से टॉपिक है, तो अभी तो नहीं, इस वीडियो में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। नर्वस शॉक क्या होता है ना, किसी को झटका लग जाना, किसी को शॉक लग जाना, कुछ चीज़ें देख के सदमा लग जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक औरत खड़ी थी, दूर से उसने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, वो औरत यहाँ खड़ी थी एंड शी वॉज प्रेगनेंट। अब वहाँ पे दिखती है कि कोई खून गिरा हुआ है जो भी, तो उसे बेचारे को बहुत झटका लग जाता है और जो बच्चा रहता है वो थोड़ा डिफेक्टेड पैदा होता है। तो ये औरत इसके खिलाफ केस फाइल कर देती है कि ये जो है मतलब नर्वस शॉक हुआ मुझे, जिसकी वजह से मुझे क्या कहते हैं कि इसको कंपनसेट करना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि इसकी कोई ये जो बाइक वाला था जिसकी डेथ हुई, इसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी इस औरत के टुवर्ड्स, जो आगे पीछे लोग चल रहे उसकी जिम्मेदारी है ना। अब बगल में कोई औरत है दूर से खड़े होकर देख रही है तो उसके मतलब अब ऐसा तो हम कोई भी कल को क्लेम मांगने लग जाएगा। कोई कहेगा अरे कार जा रही थी मैंने जाते हुए देख लिया, कोई कहेगा मैंने अपने छत पे से देख लिया, तो ऐसा तो कोई हिसाब ही नहीं रहेगा, सभी क्लेम मांगने लग जाएंगे, सभी क्लेम करने लग जाएंगे कि अरे मुझे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक तो बेचारे की जान गई है ना, और यहाँ पे सब आके कंपनसेशन मांगेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं थी। यहाँ पे जो डिफेंडेंट था, मतलब जो मोटरसाइकिल वाला था, उसकी इस औरत के टुवर्ड्स कोई भी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं थी, तो उसे कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है हम लोग के पास कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब मुझे किसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था बट मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। आप समझे, मतलब मुझे ध्यान रखना चाहिए, क्या कहने का मतलब, मेरी लीगल ड्यूटी थी और मैंने उसको पूरा नहीं किया, जो कि एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन करता। अब कुछ एक्स्ट्रा रीजनेबल प्रूडेंट मैन मतलब कुछ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करना, नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अब क्या स्टैंडर्ड ऑफ केयर है मैं बताती हूँ। जैसे मैं बोल रही ड्यूटी ऑफ केयर उसका ब्रीच होना, तो कोई ये क्या स्टैंडर्ड है क्या, इतना ही ध्यान रखना। मैंने रीजनेबल पर्सन भी बोला है, तो रीजनेबल पर्सन कौन, तो इसके लिए कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं। पहले हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन्ड। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ड्यूटी ऑफ केयर, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर होना चाहिए, मतलब केयर करने का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो हमें इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि क्या मुझे पाना है, मतलब क्या मुझे उद्देश्य हासिल करना है। जैसे कि हमारे पास एक केस है लेटिमर वर्सेस एईसी लिमिटेड। क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रेन की वजह से फैक्ट्री में क्या हुआ, पूरा पानी पानी हो गया। अब कुछ ऑयली चीज़ होगी, अब वो ऑयली चीज़ के साथ वो मिल गया। अब जो फ्लोर था फैक्ट्री का वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो फैक्ट्री ओनर थे उन्होंने जितना भी सॉडस्ट था, हर जितने भी ऑयली पैचेस दिख रहे थे जहाँ पे तेल तेल दिख रहा था वहाँ पे सॉडस्ट डाल दिया, जैसे कि चिकनाई ना रहे और लोग इजिली काम हो सके। अब जो प्लेंटिफ था वो गया और वो फिसल गया। तो यहाँ पे से डिफेंडेंट को मतलब जो ओनर था उसके खिलाफ केस फाइल किया। ये बोला गया कि इन लोगों को बंद कर देना चाहिए, इन्होंने ठीक से ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये बोला गया कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर ठीक था यहाँ पे, मतलब अब थोड़ा सा कहीं पे रह गया, ऑल्दो उसने डालने की पूरी कोशिश की, थोड़ा सा रह गया तो वो क्या कर सकता है, समझ आया। तो इसमें आप जो मेन कंसेप्ट मुझे समझाना चाहती हूँ मैं आपको कि वहाँ पे जैसे ऑयल गिरा हुआ था, तो नॉर्मली फूल झाड़ू से झाड़ने से काम नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर सॉडस्ट डालना था। मैं आपको स्टैंडर्ड ऑफ केयर समझाना चाहती हूँ, तो वो केस टू केस वेरी करता है, क्या सिचुएशन है। अगर नॉर्मल वहाँ पे क्या होता है, पानी गिरा रहता, तो बस मुझे पानी जो है पानी को पंप बाहर गिराना होता, तो वहाँ पे मुझे सॉडस्ट वगैरह गिराने की ज़रूरत नहीं रहती। तो डिपेंड करता है कि मेरे को क्या उद्देश्य हासिल करना है। अगर मुझे मेरा उद्देश्य ये था कि काम हो सके, फर्श जो है स्लिपरी ना रहे, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। समझे आप लोग। अगला है हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, कि कितना रिस्क है। अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो मुझे ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, रिस्क कम होगा तो ऑब्वियसली कम थोड़ा सावधान रहेगा इंसान। जैसे केस था यहाँ पे नितिन वालिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक छोटा बच्चा था, है ना, और वो क्या कहते हैं कि जू होता है ना, जू में गया और वहाँ पे आयरन बार्स जैसे ना ऐसे ऐसे करके बार्स लगे हुए थे, और अंदर जो था एक टाइग्रेस थी। अब क्या हुआ, बच्चे ने अपना हाथ डाल दिया इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब ऑब्वियसली एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो ये बोला गया कि जो जू अथॉरिटीज़ थी उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, जब उसे पता है कि यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, ये आयरन सबको अलाउ किया हुआ है, तो उसे आयरन मेश लगवाना चाहिए था। जो नेट होता है ना, आयरन मेश लगवाना चाहिए था। ये लगवाने से काम नहीं होगा, इसमें तो किसी बच्चे का हाथ चला जाता है और कुछ भी हो सकता है। तो ये तो क्योंकि इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सिर्फ आयरन बार लगाने से काम नहीं चलेगा। आप लोग बात को समझिए, इस सिचुएशन में आयरन बार को लगाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आयरन मेश लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अंदर टाइग्रेस है। एक बारी किसी को पकड़ लिया टाइगर ने, एक बारी किसी को पकड़ लिया तो आपको पता ही है क्या क्या एक्सीडेंट हो सकता है। फिर अगला है स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड। हाँ, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विसेज एक्सेट्रा आर ऑफर्ड। अब ये इससे भी फ़र्क पड़ता है। आप दे मुझे 10 रुपये रहे हो और उम्मीद करो कि मैं 100 रुपये वाला काम करूँ, तो ऐसा थोड़ी होगा। सपोज़ आपने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और आप उसे जस्ट 100 रुपीज़ दे रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसमें सब काम कर दे, तो ऐसे थोड़ी होगा। ये चलिए एग्जांपल देते हैं। आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप क्या कहते हैं कि किसी ठेले वाले के पास खाने जाते हैं, तो 5 स्टार रेस्टोरेंट वाले आपको एक गोलगप्पे के 1000 रुपये चार्ज करेंगे, और यहाँ पे आप रोड साइड अगर जाओगे तो गोलगप्पे पानी पूरी, मतलब आप सब समझ रहे होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसके नाम है। तो और यहाँ पे जो है आपको वो 20-30 रुपीज़ में दे देगा। तो ज़्यादा हाइजीन आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? आप 20 रुपये वाले से क्या हाइजीन एक्सपेक्ट करोगे? 20 रुपये आप उसे दे रहे हो तो जितना पैसा दे उतना ही डिमांड करोगे। लेकिन ये जो 1000 रुपये वाला है, इसमें अगर छोटा सा आपको कुछ ब्लैक डॉट भी दिख गया ना, आप उसे वापस कर दोगे। तो ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि वो लोग नेग्लिजेंट थे यहाँ पे। तो ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि मैंने कितना पैसा दिया उन सर्विसेज के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डैमेजेस होना चाहिए, मतलब किसी तरीके का नुकसान होना चाहिए कि, और जो वो नुकसान है, डैमेजेस है, वो बहुत ज़्यादा रिमोट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको रिमोटनेस ऑफ डैमेज में समझाया था, मतलब वो रीजनेबल फोर्सिएबल, आपने पढ़ा था, रीजनेबली फोर्सिएबल होना चाहिए, मतलब जिसका मैं अंदाज़ा लगा सकूं। अब मैं ऐसे नहीं, अब जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे मोटरसाइकिल वाला था,
इसको एक औरत ने देखा, उस औरत के पेट में बच्चा था, उसे सदमा लगा हुआ था। तो जब ये पैदा हुआ तो उसके पापा को जब ये बात पता चली, जो कि फ़ॉरेन रहते थे, तो उसके पापा को वहाँ पे क्या कहते हैं कि बात सुनते वो उनके होश उड़ गए। किसी बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी में काम करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, तो मीटिंग नहीं कर पाए, तो कंपनी का नुकसान हो गया। तो क्या इस सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग मोटरसाइकिल वाले को कर देंगे? नहीं ना। तो बस हाँ, हम इसलिए रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं कि हाँ, ये जो मोटरसाइकिल के आगे पीछे लोग थे, ठीक से नहीं चला रहा था, उन लोग का एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स इट। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट आता है, एक मैक्सिम आता है, रेस इप्सा लॉक्यूटर। इसे हम लोग प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस बोलते हैं। ये क्या कहता है? थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। चीज़ें अपने आप बोलती हैं। जैसे अगर क्या कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे मैं किसी होटल में गई। मैंने वहाँ पे देखा कि क्या कहते हैं कि जो इनका पूरा इलेक्ट्रिक कनेक्शन था, वहाँ पे सब पूरा गड़बड़ हो रखा था, चीज़ें इधर से उधर निकली हुई थी। मतलब इनका बोर्ड्स जो थे वो खुले हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे ना, सब खुला हुआ था। अब क्या होता है कि किसी एक इंसान को शॉक लग जाता है, वहाँ पे गया और उसे क्या होता है, शॉक लग जाता है। तो साफ-साफ पता चल रहा है कि आपके बोर्ड खुले हुए हैं, है ना? आपके जो जगह है पूरी दीवारों में आपके सीलन हो रखी है। तो वो चीज़ें देख के ही पता चल रहा है कि हाँ भाई, इनकी गलती थी। एक मैंने आपको केस भी पढ़ाया था, जैसे कि क्या कहते हैं कि एक होटल था और एयरलाइंस थी, उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया होगा। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि को पायलट था, वो उस होटल में आया था। अब उन लोगों ने स्विमिंग पूल जो था ना, बड़ा ही डिफेक्टिव शेप का बना रखा था, तो उसकी वजह से उसे इंजरी हो गई, मतलब चोट लग गई और पैरालाइज हो गया। तो यहाँ पे अपने आप देख के पता चल रहा है कि ये लोग नेग्लिजेंट हैं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने ठीक से स्विमिंग पूल नहीं बनाया। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खुले हुए हैं, दीवारों में सीलन है, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि नेग्लिजेंट है। तो पता चल रहा है कि इन्हीं लोग की गलती की वजह से हुआ है, देख के पता चल रहा है इन लोग की गलती की वजह से ही इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। तो वहाँ पे प्लेंटिफ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों ने ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया, तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। वो जस्ट बता देगा कि देखो यहाँ पे बोर्ड खिला हुआ है, देखो इस दीवार में सीलन है, बस हो गया। तो उसके बाद जो उसके बाद किसके ऊपर जो डिफेंडेंट है ना, उसे प्रूफ करना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तब आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे से कुछ एसेंशियल्स लिखे हुए हैं। एसेंशियल्स क्या है? द इंजूरियस एजेंसी वॉज अंडर द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब प्रॉपर केयर लेना था, बट प्रॉपर केयर नहीं लिया। अब एक केस भी हमारे पास, बायन वर्सेस बोडल का केस। यहाँ पे एक प्लेंटिफ था, मतलब एक इंसान था, वो जा रहा था स्ट्रीट पे। अब क्या होता है कि जो कुछ काम वाम होता होगा, एक फैक्ट्री जैसी चीज़ थी, वहाँ से क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ चीज़ गिर जाती है। तो हमें पता चलता है कि वो, देखते हो शूज़ वाली शॉप में कभी जाओगे या कहीं पे, या बहुत बड़ी बड़ी जो दुकानें रहती हैं, ऐसे फेंक के सामान देते हैं। तो ऐसे ही वो उन लोगों की विंडो खुली थी और उन लोगों का काम था ऐसे फेंक के सामान देना। विंडो से एक चीज़ बाहर चली गई, विंडो खुली हुई थी, तो इन लोगों को विंडो खोल के नहीं रखना चाहिए था ना, जब इन्हें पता है कि ऐसे कर रहे हैं और नीचे बहुत बिजी रोड है, कोई जाएगा तो उसे लग जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे इन लोगों का कोई काम है, यहाँ पे खिड़की है, सुंदर सी खिड़की इन लोगों ने क्या कर रखी है, खोल रखी है। यहाँ से लोहे का सामान फेंक रहे हैं और एक इंसान यहाँ पे कैच कर रहा है और इस तरफ दे रहा है ना, मतलब कैच कर रहा है और ऊपर अरेंज कर रहा है, कुछ भी समझ लो। तो अब क्या कहते हैं कि विंडो क्यों खोली आपने? देख के आपको पता चला आपकी विंडो खुली है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप लोग नेग्लिजेंट है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यही था हमारा पूरा नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? नेग्लिजेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको नेग्लिजेंस के बारे में लिखना है तो। कुछ केसेस ऑब्वियसली लिखना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक आपकी क्या कहते हैं कि लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लीगल ड्यूटी टू केयर होनी चाहिए डिफेंडेंट की प्लेंटिफ के टुवर्ड्स, मतलब जिसने गलत किया है और जिसके साथ गलत हुआ है उसके टुवर्ड्स एक लीगल ड्यूटी टू केयर होनी चाहिए फर्स्टली। सेकेंडली, उस ड्यूटी का ब्रीच किया, मतलब आपको जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, या जो भी एक रीज़नेबल इंसान वहाँ पे करता वो आपने नहीं किया। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे किसी तरीके का नुकसान होना चाहिए, डैमेजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है? डैमेजेस होना चाहिए। अगर आप चाहोगे कि मैं टॉर्ट में ऐसे ही किसी को रेमेडी दिला दूँ, कोई नुकसान भी ना हुआ हो, तो वैसे नहीं चलेगा। टॉर्ट में डैमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉर्ट जो है वो किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं देता है। टॉर्ट जो है वो हमें भरपाई करवाता है। एक तरीके से जो मेरा नुकसान हुआ है
उसका जो है वो फ़ायदा करवाता है। ठीक है, तो इतना था हमारा नेग्लिजेंस के अंदर। अब बाकी हम लोगों ने यहाँ पे एक नए मैगज़ीन के बारे में पढ़ा है। क्या नया मैगज़ीन हम लोगों ने पढ़ा है, मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज़ करा रही हूँ। फिर केसेस का ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट केस है इसमें, और ये केस इतने सारे एमसीक्यूज़ में पूछा गया ना, आप यकीन नहीं करोगे। जैसे हमारे पास एक केस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस शुभागवंती वाला केस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि हम लोग के पास जो केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बाकी बहुत सारे केसेस हैं, आप सारे केसेस का एक लिस्ट बना लेना। ठीक है, और बाकी आप इसको देख लेना पूरा एकदम, अपना स्केलेटन नोट बना लेना। और ये भी देख लेना, यहाँ पे मैंने आपको कुछ और चीज़ें बताई थी। क्या चीज़ें बताई थी कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मेरे को क्या उद्देश्य हासिल करना है, ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, मेरे को क्या मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है, मतलब कितना खतरा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि मैंने कितना कंसिडरेशन दिया, कितना पे किया मैंने उन सर्विसेज के लिए। तो आई होप आप लोग को क्लियर है। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, या आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ फैसिलिटी है तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हरे कृष्णा।